हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्कूल ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इतिहास बुक के इकाई 1 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद दिया गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित पिछला वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर लिया है। यह जो है वीडियो का पार्ट 2 है, जो काफ़ी अधिक यूजफुल है, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो न सिर्फ बिहार बोर्ड परीक्षा में यूजफुल होने वाला है, बनस्पत, बीपीएससी, TRE4, बिहार SSC, बिहार दरोगा, रेलवे, NTPC एंड अदर सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ दिया गया है इकाई 1 और इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट को सीखा है, समझा है। इसमें राष्ट्रवाद की परिभाषा को हम लोगों ने देख लिया है, यूरोप में किस प्रकार से नेपोलियन का उत्कर्ष होता है और उसके बाद वहाँ पर किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास होता है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा है, समझा है। नेपोलियन का किस प्रकार से पतन होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पर एक क्रांति होती है, जुलाई 1830 की क्रांति, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा है, समझा है। उसके बाद जुलाई 1830 की क्रांति का जो प्रभाव है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है, देख लिया है। उसके आगे 1848 की क्रांति की बात है जो आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1848 की क्रांति के बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। यहाँ दिया गया है, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। तो यहाँ ध्यान रखना है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? लुई फिलिप ने किया था, ध्यान रखिएगा। और यह किस वंश का शासक था? आर्लियंस वंश का शासक था, यह भी ध्यान रखना है। कब यह शासक बना? 1830 की क्रांति के बाद ये शासक बना था, ध्यान रखना है। इसी में है सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यहाँ से याद रखना है, 1840 ईस्वी में लुई फिलिप ने क्या किया? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्य नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में किसी प्रकार की सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। गीजो कौन था? तो ये प्रधानमंत्री था, ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको प्रश्न, 1848 में 22 फरवरी 1848 को पेरिस में किसके नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया गया? ये जगह कियर्स के नेतृत्व में। उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था? गीजो। राजा कौन था? लुई फिलिप, ध्यान रखना है। इसी में है, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी को त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 22 फरवरी 1848 को कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, अवरोध उत्पन्न किया गया, जिससे मजबूर होकर लुई फिलिप को गद्दी छोड़ना पड़ गया था। और ये कब गद्दी छोड़ा? तो 2 दिन बाद ही 24 फरवरी 1848 को गद्दी को त्याग कर दिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेशनल असेंबली, जो वहां की संसद है, ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर, ध्यान रखिएगा कितने आयु है? 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पुरुष की चर्चा है, महिला के वोट देने का कोई चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया है। किया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन था, ध्यान रखिएगा, मार्टिन, या इसी को लामार्टिन कहा जाता है, गणतंत्रवादियों का नेता था। और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ 2 नेता हैं, गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला, दोनों याद रखना है। शीघ्र ही दोनों में मतभेद हुआ और अगला शासक बन गया लुई नेपोलियन, फ्रांस का शासक बन गया, ध्यान रखिएगा। इसी में है, इस क्रांति ने अर्थात 1848 की क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड,
तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। मतलब इतने जो भी देश की चर्चा यहाँ पर किया गया है, सभी देश प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ। कौन सी फ्रांसीसी क्रांति? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। अर्थात यहां से हम लोग देखते हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं। यहां दिया है इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी, अर्थात यहाँ पर देश नाम का कोई चीज नहीं था, यह केवल एक सोच थी। जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, इस कारण वहां अलगाववाद की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के, यहां पर इटली का मैप दिया गया है, ये पुराना मैप है और यहां पर एकीकरण के बाद का मैप है। एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याएं के अलावे कई अन्य समस्याएं थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अगर विदेशी राष्ट्र यहाँ पे हस्तक्षेप करके बैठे हुए हैं, इसका अगर इटली का एकीकरण हम लोग करने जाएं तो क्या होगा? ये अवश्य संभावी है कि उससे युद्ध करना पड़ेगा, तो ये समस्या था। इसके बाद अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभावित था। इधर राजधानी रोम में भी पोप का प्रभाव था, अर्थात पोप यहाँ पर अलग से शासन कर रहा था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टि से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में हो। अर्थात यहाँ पर एक अलग समस्या है कि पोप की इच्छा है क्या कि ये अपने नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से, अर्थात क्रिश्चियन धर्म के दृष्टिकोण से इसका एकीकरण हो। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां थी, अर्थात यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि इटली के एकीकरण में कई समस्याएं थी। उसके भौगोलिक समस्याएं थी, उसके बाद विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, उसके बाद पोप की इच्छा थी कि धार्मिक दृष्टिकोण से इसका एकीकरण हो, और इसके अलावे जो है सबसे अंतिम का जो कारण है आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैरा है, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का भावना का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 राज्यों में गठित किया, जैसे सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया, मतलब ठीक ठाक कर दिया, तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। अर्थात यहाँ पर हमको यह देखने को मिलता है क्या कि पूरे इटली को नेपोलियन ने क्या किया? विजित करके इसको 3 राज्यों में सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन में गठित कर दिया। यातायात व्यवस्था को भी ठीक ठाक कर दिया। अर्थात यहाँ पे हमको इटली के लगभग एकीकरण का जो है रास्ता सुदृढ़ होता हुआ दिख रहा है। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन का पतन कब होता है? 1814 ईस्वी में होता है, ध्यान रखिएगा। के पश्चात वियना कांग्रेस ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कब हुआ था? 1840 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था। यहाँ पर भाग लेने वाले देशों की संख्या इस प्रकार से हैं: ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, टर्की, परसा, जर्मनी इत्यादि राष्ट्र, ऑस्ट्रिया, ये सभी जो है वहाँ पे भाग ले रहे थे। वियना कांग्रेस के द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमॉन्ट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। यहाँ से हमें एक और जो है एकीकरण का रास्ता दिख रहा है क्या? सार्डिनिया और पिडमॉन्ट को यहाँ पर आपस में मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी थी, ध्यान रखिएगा। ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था, प्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से इसका एकीकरण होता है। नेक्स्ट पैरा है, इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी
का संबंध भी इसी दल से था, ध्यान रखिएगा। कौन सा दल है? कार्बोनेडी। ये कैसी युद्ध नीति अपना रहा था? छापामार युद्ध नीति ये अपना रहा था। ये राष्ट्रवादियों द्वारा गठित किया गया था, ध्यान रखिएगा। छापामार युद्ध के द्वारा यह जो है राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना या गणराज्य की स्थापना का द्योतक था। यहाँ पर एक राष्ट्रवादी नेता है मेजनी, जो कार्बोनेडी संगठन का ही सदस्य था, ये भी ध्यान रखना है। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक द्वारा राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेजनी को सबसे पहली बार हार का सामना करने को मिलता है। किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेजनी। ये इटली के एकीकरण में काफी अधिक महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं इसे हम लोग। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, ध्यान रखिएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेजनी कौन था, तो यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा, याद रखिएगा। और यह कार्बोनेडी संस्था का सदस्य भी था। उसके बाद यह छापामार युद्ध में भाग भी ले रहा था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। यह किसके बारे में है? मेजनी के बारे में है, ध्यान रखिएगा। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन होता है। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या? 1848 में जब मेटरनिक का पतन हो जाता है तो उसके बाद पुनः ये मेजनी इटली लौटता है और यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कार्यों में फिर से जुट जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने एक संगठन है यंग इटली, इसका स्थापना 1831 ईस्वी में किया था, 1831, और 3 वर्ष के बाद 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का भी स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। ये दोनों की दोनों संस्था क्या था? राष्ट्रवादी संस्था था, ध्यान रखिएगा। इसी में है जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट फिर से हो रहा है क्या? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक है कौन? चार्ल्स एल्बर्ट, जो चाह रहा है क्या कि उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो और उसका विलय हो सार्डिनिया पिडमाउंट में, ना कि ये अलग से एक देश बने। जबकि मेजनी यहाँ पे चाह रहा है क्या कि पूरे इटली का एकीकरण हो और वो गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक राज्य अर्थात देश के रूप में सामने आए, नए देश के रूप में उत्पत्ति इसका हो। इसी में है इधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था, अर्थात इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यहाँ ध्यान रखना है। अर्थात फिर से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखता है क्या? मेजनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना चाहता है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक एल्बर्ट ये पूरे इटली के राज्यों का विलय सार्डिनिया पिडमाउंट भी करना चाहता है, जबकि पोप यहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण करना चाहता है। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट का पराजय हुआ। चार्ल्स एल्बर्ट यहाँ पे क्या होता है? पराजित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इटली का ये आंदोलन जो चल रहा था, जन आंदोलन, वो खत्म हो गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर यहां से निकल गया, भाग गया था, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मेजनी के हार के साथ ही इटली के एकीकरण का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है और अब इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण की शुरुआत हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो शासक है सार्डिनिया पिडमाउंट का, ये अब अगला शासक है, इसका नाम है विक्टर इमैनुअल। इसके नेतृत्व में अगला इटली का एकीकरण पूर्ण होगा। तो देखते हैं, चलिए। इसमें पॉइंट है 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों का कारण जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयास से ही इटली का एकीकरण कार्य जारी रहा, ध्यान रखिएगा।
अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं। सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक किससे बनाया गया? तो ये विक्टर इमैनुअल को शासन बनाया गया। विक्टर इमैनुअल ने अपनी राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काउंट काबूर को नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है काउंट काबूर। इसके बारे में हम लोग आगे की पॉइंट में चर्चा करेंगे। तो यहां दिया गया है, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। यहां ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दिया। यह भी ध्यान रखना है, मतलब बिना बुलाए ये जो है फ्रांस का साथ देने पहुंच गया, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काउंट काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काउंट काबूर की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आ गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, उसे हम लोग देखते हैं। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? ये 1853-54 में हुआ था। इसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया था। फ्रांस के सहयोग में पिडमाउंट अपनी सेना भेज दिया। दूसरी तरफ अकेला जो है रूस था। ध्यान रखिएगा, ये क्रीमिया के युद्ध में। क्रीमिया वर्तमान में कहां पड़ता है? ये रूस में ही पड़ता है। ध्यान रखिएगा, रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रांस की ओर से लड़ने की घोषणा कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इसमें पिडमाउंट का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, उसके प्रधानमंत्री के रूप में काबूर वहां पे उपस्थित होता है। और इस सम्मेलन में इटली के विभिन्न भागों पे जो ऑस्ट्रिया का गैर कानूनी हस्तक्षेप है या फिर अधिकार वहां पे करके वो बैठा हुआ है, उसको इलीगल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जिससे क्या हुआ? यूरोप का ध्यान इटली की तरफ आ गया, अर्थात एक नए देश के रूप में यहाँ पे इसका महत्व बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, काउंट काबूर ने नेपोलियन थर्ड से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। इसके बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासतें काउंट काबूर ने फ्रांस को देने का जो है स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काउंट काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट में मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काउंट काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाय नामक दो प्रांत फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था। यदि दो प्रांत खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काउंट काबूर के दृष्टिकोण से संभव नहीं था। यह भी देखने को मिलता है। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं कि इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड था। नेपोलियन थर्ड से इसने एक संधि किया, जिसके तहत ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेपोलियन थर्ड इसका साथ देगा, सैन्य समर्थन देगा। इसके बदले में नेपोलियन थर्ड को क्या मिलेगा? तो नीस एवं सेवाय नामक दो रियासतें मिलेगा। यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी बीच 1859-60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ की तिथि याद रखिएगा, साल 1859-60। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतारी, क्योंकि पहले से यहां पे संधि किया गया था, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना की बुरी तरह हार होने लगी थी। ऑस्ट्रिया के बड़े राज लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। ध्यान रखिएगा, पहला जीता गया राज कौन सा है? लोम्बार्डी। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर एवं मध्य इटली की जनता काउंट काबूर के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में यहाँ पे एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1859-60 में। यहाँ पे कारण क्या था? सीमा विवाद। सबसे पहले जीता गया राज्य कौन सा था? यह हो गया लोम्बार्डी। यह किसके कब्जे में आ गया?
पिडमाउंट के कब्जे में आ गया। लड़ाई लंबी होने के कारण यहाँ पर नेपोलियन थर्ड क्या हुआ, घबराने लगा था, ये भी ध्यान रखना है। इसी में है, नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वे वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार तथा वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काउंट काबूर का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली का एकीकरण करना था, अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस की निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है क्या कि लोम्बार्डी वेनेसिया दोनों पर जो है इटली का कब्जा हो जाता है, जीत जाता है यह, लेकिन जो यहाँ पर मध्यस्थता किया गया नेपोलियन के द्वारा उसमें यह बात स्वीकारी गई क्या कि लोम्बार्डी मिलेगा पिडमाउंट को और जो है वेनेसिया मिलेगा किसको, ऑस्ट्रिया को पुनः वापस दे दिया जाएगा। इस प्रकार से इटली एक बड़े राज्य के रूप में उभरता है। फिर भी बाद में यह जो है काउंट काबूर के ध्यान में आता है क्या कि हमें उत्तरी इटली और मध्य इटली का एकीकरण करना है। इस कारण से पुनः नेपोलियन थर्ड से यह वादा लेता है क्या कि आपको हम सिवाय प्रांत दे देंगे, इसके बदले में आप अब जो युद्ध होगा ऑस्ट्रिया के साथ उसमें निष्क्रिय रहिएगा और हम अन्य राज्यों का विलय करेंगे, उसमें भी आप विरोध नहीं करेंगे। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। क्योंकि इन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ थी, इसलिए काउंट काबूर ने कूटनीति का परिचय देते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। अर्थात हमें यह देखने को मिलता है कि अपनी कूटनीति की वजह से यह शर्त को मनवा लेता है। इसी में है 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी, फबारा, बेलाजोना आदि राज्यों का विलय कर लेता है, इसमें मिला लेता है तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर लेता है। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई भी कदम नहीं उठा सका, यह भी ध्यान रखना है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम, वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में, अर्थात यहाँ पिडमाउंट की बात की जा रही है, में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक मान लिया, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात लगभग में उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण काउंट काबूर के द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, यहां ध्यान रखना है, पेशे से क्या था, ये नाविक था, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। शुरुआत में मेजनी के विचारों का समर्थक था क्योंकि यह भी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना चाहता था, ध्यान रखिएगा। परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, अर्थात इसने अपने विचार को बदल लिया। इसी में है, गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, ये ध्यान रखना, सशस्त्र सेना बना के ये आगे आक्रमण करने की योजना बनाता है। उसने अर्थात गैरिबाल्डी ने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने यहां गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां सत्ता संभाली, ध्यान रखिएगा। कहां, सिसिली और नेपल्स, यह किसके कंट्रोल में था, बुर्बो राजवंश के कंट्रोल में। बुर्बो राजवंश कहां शासन कर रहा था, तो ये फ्रांस में शासन कर रहा था, ध्यान रखिएगा। इसी में वस्तुतः काउंट काबूर के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काउंट काबूर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तब काबूर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दिया था, ध्यान रखिएगा। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काउंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी, ये भी ध्यान रखिएगा। रोम की योजना त्याग देता है। किसकी बात की जा रही है, यह
गैरिबाल्डी की बात किया जा रहा है। कब ये रोम को जीतने का प्रयास किया था? 1862 में। इसका विरोध किसने किया? काउंट काबोर ने किया था, ध्यान रखिएगा, जिसका यह भक्त हुआ करता था। इसी में है, दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र का शासक बनाने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने उसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया था, ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी है, ये ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। किसकी जीवनी लिखी है? या गैरिबाल्डी की जीवनी लिखा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैरा है, 1862 में दुर्भाग्यवश काउंट काबोर की मृत्यु हो गई और इस तरह वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं कर पाया था, नहीं देख पाया था, ये ध्यान रखना है। रोम और वेनेसिया के रूप में शेष इटली के एकीकरण विक्टर इमैनुअल के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो काउंट काबोर का मृत्यु कब हो रहा है? ये 1862 में हो रहा है, ये ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। इसी में 1870-71 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। अतः विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। विक्टर इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी भी बना लिया। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। अर्थात यहाँ पर वेटिकन एक नए देश के रूप में उभरता है जहाँ पे शासन पोप के द्वारा किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। इटली को एक नए देश के रूप में लाने का जो है श्रेय, पूर्ण श्रेय किस शासक को जाता है? विक्टर इमैनुअल को जाता है। यहाँ पर एक देशभक्त सबसे बड़ा कूटनीतिक कौन सा था? तो वो काउंट काबोर था, जिसके नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव हो पाया था, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार 1870 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबोर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण होता है, ये भी ध्यान रखना है। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी, ये भी ध्यान रखना है। अतः हम लोग देखते हैं इटली का एकीकरण कब पूर्ण होता है? 1871 ईस्वी में पूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी, और जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।